स्टोरी सादिया साहिबा की है। और वो बताती हैं कि उनकी नानी ने ये स्टोरी सुनाई थी कि उनके ज़माने में टांगे होते थे, उनकी नानी के ज़माने में। और मशहूर वाक़या कि एक टांगे चलाने वाला था और वो आगे पीछे मतलब उसका काम ही ये था, बेसिकली टैक्सी का काम कर रहा था। तो एक रात वो इसी तरीके से माहौल था, सर्दियाँ थी, सन्नाटा था, और वो जा रहा था तो रास्ते में उसको रात की में अंधेरे में एक कोई आदमी मिला। उसने उसको बोला फला फला जगह मुझे उतार देना। तो वो फिर मतलब जो भी बात हुई वो बिठा लिया उसको और ये टांगा चलाने लगे। तो अब चलते चलते इनको महसूस हुआ कि घोड़ा जो है उनका जो टांगे के मतलब घसीट रहा था वो थोड़ा सा परेशान लगने लगा, सांस अजीब सी ले रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वजन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये होते ही उन्होंने थोड़ा सा नोटिस किया, कुछ आवाज़ आ रही है जैसे कुछ घसीट रहा है। अब जब उन्होंने पलट के देखा तो जो साहब बैठे हुए थे उनके हाथ पैर, ये पैर लंबे हो चुके थे और वो ज़मीन से लग रहे थे और काफ़ी भारी उनका जिस्म लग रहा था। ये देखते ही बकौल इनके कि वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो काफ़ी बीमार थे। और फिर पूरी ये वाक़या लोगों को बताया। ये कहानी हम कई दफ़ा अलग अलग फॉर्म्स में करते आ रहे हैं, और मेरा यही मानना है कि जो ओरिजिनल कहानी होगी इसकी, जो कि डिफरेंट वेरिएशन ओवर टाइम होती रहती है, अब यही फ़लसफ़ा जो है मोटरसाइकिल तक पहुंच गया है। अब ये टांगे वाले ज़माने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुई होगी। तो हम देखते हैं कि ओरिजिनल स्टोरी तक कब पहुंचते हैं, हम टांगे तक तो पहुंच चुके हैं, वो उल्टा हम जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और आगे बात करते हैं हम हमज़ा साहब की। ये कहते हैं कि ये लाहौर के बेसिकली मतलब लाहौर रहने वाले हैं, और ये इनकी स्टोरी है अपनी, जो कि हुई जब बहरिया टाउन का एक हॉस्पिटल है उधर की कहानी है। इनका जब नया नया ये हॉस्पिटल बना था तो बड़ा मशहूर था कि भाई जंगल वंगल कटवाया गया था और इस तरह की जगह थी और उसकी जगह ये हॉस्पिटल बना था। अब ये कहते हैं जनाब कि इनकी फुप्पो जो थी काफ़ी बीमार थी, और वो हॉस्पिटलाइज थी, और सारे बच्चे वगैरह सब वहाँ मौजूद थे। 12-1 बज रहा होगा। तो इसी वजह से सारे बच्चे बाहर थे और पार्किंग लॉट में थे, और वहाँ बैठे हुए थे तो एकदम से, और सारे बड़े अंदर थे पप्पो के पास। तो इन लोगों को एक गेम सूझा कि भाई चलो छुपन छुपाई खेल लेते हैं, यहाँ मौजूद है तो। और रात का पार्किंग लॉट तो आप अंदाज़ा लगाएं ज़्यादा कोई लोग भी नहीं थे। अब ये सब बच्चे छुपने लगे, और ये और इनकी कज़न जो थी जवेरिया, इन्होंने फैसला, इनका मतलब इनको बच्चों को जाके पकड़ना था। इन्होंने पहले तो सब बच्चे जब छुप गए तो एक स्पॉट पे ये खड़े थे जो कि हॉस्पिटल की एंट्रेंस के पास था। तो वहाँ पे ये अपना 20 तक गिनती गिनने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ी देर बैठ छोड़ देते हैं बच्चों को, बाद में पकड़ते हैं। तो इनकी नज़र गेट की तरफ पड़ी, क्योंकि गेट इनकी मेन गेट के बाद एक छोटा कॉरिडोर सा था। उस एरिया में एक बेंच था जहाँ हल्की सी रोशनी पड़ रही थी हॉस्पिटल की। तो ये कहते हैं कि उस बेंच पे कोई बैठा हुआ था। तो जब इन्होंने गौर से देखा तो कोई लड़की या कोई औरत बैठी हुई थी जो बड़ी घूंघट निकाल के और बड़ी लग रहा था कि बड़ी सज धज की बैठी हुई, कोई लाल कपड़े जैसे उसने पहने हुए हो और दुल्हन टाइप उसने पहना हो। इनको तो हैरत हुई, नहीं ना फ़ौरन अपनी कज़न की तरफ देखा तो उसने भी वही चीज़ देखी। तो इन दोनों को फिर एक तो वहम तो हो सकता है, लेकिन अब दो लोगों ने सेम चीज़ देखी। अब उसको देख हैरत से देख ही रहे थे कि वो सन्नाटे में अंधेरे में और तो कोई था नहीं। तो वो इनके देखते ही देखते गायब हो गई। अब गायब होने के बाद ये कहते हैं कि हमने सब बच्चों को आवाज़ दे के बुला लिया और सब वापस हॉस्पिटल में जाने लगे। जब ये बताया कि ऐसा हुआ तो ये कहते हैं कि क्या ये वहम था, ये मतलब जब इन जो बचपन में नहीं देखा ये वाकई हकीकत थी। लेकिन बात यह है कि एक से ज़्यादा लोगों ने देखी थी, तो शायद ये रियलिटी थी। तो थैंक यू
वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन बात वही है कि कुड बी एनीथिंग। अब जंगल काट के एक नई जगह बात की तो कुछ भी हो सकता है। अगली कुछ स्टोरीज उमर साहब की हैं, और उमर साहब बताते हैं कि इनकी पर नानी कह लें आप के बारे में मशहूर, मतलब इनके ख़ानदान में मशहूर था, और ये पार्टीशन से पहले की बात है कि वो बहुत अच्छी नात खान थी, और काफ़ी लोग मिलादों में इनको बुलाया करते थे और काफ़ी मशहूर थी। तो सिमिलरली फंक्शनों में जब मिलादों का सीज़न होता था तो लोग बहुत लेके जाते थे, घर पे लेने आते थे और लेके जाते थे, और तोहफे तहाइफ बड़े इनको मिलते थे। अब एक ऐसा ही इवेंट हुआ, और वहाँ पे ये सब करके जब गई तो इनके घर पे उसी इवेंट का रेफरेंस देते हुए एक औरत आई, और उन्होंने इनको कहा कि आप हमारे घर भी आइए और ये मतलब पढ़िए सब। तो ये फिर क्योंकि आदत मतलब एक आम थी, और इनको ये करने का मतलब एक इनका अपना शौक भी था नात वगैरह पढ़ने का, और सब बड़ा पायसली ये काम करती थी। तो ये चली गई। अब वहाँ करने के बाद तहाइफ के तौर पे इनको एक थैली या कोई इस तरह की चीज़ दी गई, और जब ये रास्ते में वापस आ रही थी, अब जब ये वापस आ रही थी तो उनके पास एक थैला था, एक बैग था, उसमें कुछ भरा हुआ था। अब रास्ते में इन्होंने खोल के देखा तो उसमें कोयला भरा हुआ था। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि मतलब बुलाया और ये मतलब इस तरह का कुछ तोहफा दिया, तो ये एक तरीके से इंसल्ट की है, क्या किया ये मतलब। तो इन्होंने वो ज़मीन में फेंका। अब जब फेंका तो उन्होंने देखा कि वो कोयले जो थे जो उनके हाथ में थे, ज़मीन पे गिरते ही वो चमकने लगे। इन्होंने बैग उठाया, उसमें शायद एक आध बचा हुआ होगा, तो वो सोना बन चुका था, और वो कोयले नहीं थे, वो सोना मतलब बन चुके थे, और जो ज़मीन पे गिरे थे वो सारे गायब हो चुके थे। इनको बड़ी हैरत हुई, और ये अपने घर चली गई। जब घर जाके इनको एहसास हुआ कि मतलब ये क्या कहते हैं, ऐसा सिलसिला मतलब है, और मतलब ये तो कुछ और ही लोग थे और कुछ और ही चीज़ थी। अब एक नया घर पे एक मामला शुरू हुआ था कि ये अक्सर इनको इस तरह की दावत आती थी, और जब सो नहीं होती थी तो ये गायब हो जाती थी कमरे से, और फिर बाद में मिलती थी। और इसी तरह कोयले की थैली या कोयला इसके इनके पास होता था इनके हाथों में जब वापस मिलती थी। इनके वालिद ने इनको चेन से बांधना शुरू कर दिया था, बिकॉज इस तरह के मामलात होना शुरू हो गए थे। और इनकी फैमिली में ये काफ़ी मशहूर वाक़या था कि इस तरह होता था, फिर उनको पकड़ बांध के रख मतलब इस तरह कंटेन किया गया था ताकि ये फिर सिलसिले एकदम से गायब होने के ख़त्म हो। अब ये कहते हैं कि इनकी फैमिली में बेसिकली ऐसा एक सिलसिला है कि इनको इनकी मदर की साइड पे नज़र आती हैं चीज़ें कभी कभी। और इसी तरह इनको भी एक दफ़ा, पहली दफ़ा बकौल इनके जब नज़र आया तो एक किचन में इनके घर के, ये 10 साल के थे, कोई आदमी था जिसको ये पहचानते नहीं थे, वो नमाज़ पढ़ रहा था। इन्होंने जाके डर के मारे अपनी वालदा को बताया कि एक आदमी है ऐसा ऐसा। तो उनकी वालदा ने इनको बताया कि कोई बात नहीं, वो आपको कुछ नहीं कह रहा, और अगर वो नज़र भी आए ना तो उनसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको इग्नोर करें आप। अब कुछ अर्सा इस तरह का ऑन एंड ऑफ इनका रहा, फिर उसके बाद इनको दिखना इन चीज़ों का बंद हो गया। अब ये कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, कुछ फ्रीक्वेंसी होती थी कभी नहीं होती थी। अब 12-17 साल के ये थे तो उनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था, और ये पढ़ रहे थे वहाँ, तो अमेरिका में थे। अब हॉस्टल के पीछे इनका एक वॉकिंग ट्रैक या कोई ट्रैक सा था, तो वहाँ ये अपने दोस्तों के साथ टहल रहे थे। कोई टाइम था, शाम वाम गए कुछ सब कुछ के बाद। तो टहलते टहलते ये कहते हैं कि इन्होंने एक आदमी को देखा जो कि बार बार इनके आसपास से जा रहा था, चलता हुआ जा रहा था, तेजी जा रहा था, बार बार इनके पास से उसका गुजर हो रहा था। अब ये उस आदमी को जब इशारा किया नहीं कि ये आदमी का मसला क्या है, बार बार क्यों आ रहा है, तो इनके दोस्तों ने इन पर हंसना शुरू कर दिया, मैं डराने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहे हो। अब ये तो उस वक्त तक तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर ये बात ही ख़त्म हो गई, इनके जहन से निकल गई। अब ये जब अपने कमरे में हॉस्टल के पहुँचे, जाके बैठे होंगे किसी वजह से, तो कहते हैं कि मैं भूल चुका था ये जो हुआ था, और फिर हम सारे जाग रहे थे, रात का 1 बज रहा था कि एकदम से मुझे वो आदमी अब कमरे में नज़र आना शुरू हुआ।
इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, एक तरफ इशारा करके कि ये आदमी यहाँ भी आ गया। इनके दोस्तों को समझ में ना आए, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला चला और फिर वो आदमी इनके सामने गायब हो गया। अब ये बुखार वाली कैफियत में इसके बाद आ गए। फिर इनकी वालदा ने वीडियो कॉल की और इनको समझाया और उन पर दुआएं वगैरह पढ़ी, लेकिन ये इनके साथ एक फ्रीक्वेंट, ये कहते हैं, प्रॉब्लम है। इसी तरह एक दफ़ा ये ईद पढ़ के आ रहे थे, ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, तो वापसी आते आते इन्होंने एक पार्क सा था, उसमें 10-15 बंदे देखे जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे खाली, और एक अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि जब पार्क की तरफ से अब गुजरता हूँ तो वो मुझे लोग अभी भी नज़र आते हैं कभी कभी, और अजीब तरीके से बिहेव करते हुए, लेकिन मैं उनको इग्नोर करके चला जाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर उमर फॉर शेयरिंग दिस स्टोरीज। अगली स्टोरी जो आ रही है मुशर्रफ साहब की आ रही है इंडिया से, और ये बताते हैं इनकी अम्मी का बचपन का वाक़या है। इनके नाना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इस तरह ट्रांसफ़र इनका होता रहता था कहीं ना कहीं। जब इनकी वालदा 10 साल की थी तो इनके नाना का ट्रांसफ़र दक्कन हैदराबाद इंडिया में हुआ था। उन्हें एक घर अलॉट हुआ था, बकौल इनके कि बहुत खूबसूरत घर था और उसके साथ एक गार्डन भी था। इनकी मतलब बहन, ये 3, इनकी वालदा जो थी वो 3 भाई और 2 बहनें थी। नया घर कुछ ऐसा था कि जैसी ये इनकी वालदा बताती हैं कि एंटर हुई, उनको एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आई और घबराहट सी हुई, लेकिन वो घर कुछ ऐसा, खूबसूरती उसकी ऐसी थी कि वो खेल कूद में सारे बच्चे लग गए और ये चीज़ इग्नोर हो गई। अब दूसरे दिन ये कहते हैं कि नाना ने मार्केट से लाके कुछ चिकन वगैरह ला के रखी किचन में ताकि वो पके ऑब्वियसली। तो 2 साबुत मुर्गियाँ थीं, तो इनकी वालदा यानी नानी जो थी वो किसी काम में मसरूफ़ थी और किचन में बस उस चीज़ को एक जगह रखा और वो जाके ये काम में लग गई। ये फारिग होके उसको देखती हैं। जब वापस आई तो दोनों मुर्गियाँ गायब थी। अब ये कहती हैं कि देखा कि भाई बिल्ली वगैरह कुछ होगा, कुछ ऐसे जानवर घसीट के ले गया होगा, लेकिन दरवाजे वगैरह बंद थे और कोई ऐसा कुछ सिलसिला नहीं था। अब रात को उस घर में छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई और एक अजीब माहौल बनना शुरू हुआ। इनके वालिद यानी नाना ने बच्चों को कह दिया कि स्टोर रूम जो है उस कमरे में कोई नहीं जाएगा, भले दिन और रात हो या कुछ भी हो। अब ये कहते हैं कि ये किसी ने सोचा नहीं इस बारे में। अब एक मतलब दिन ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे और छुपन छुपाई खेलते खेलते कोई छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते इनकी वालदा ने, यानी कि अम्मा ने, लिखने वाली की वालदा ने दरवाज़ा स्टोर का खोला। जैसे ही स्टोर का दरवाज़ा खोला तो बाकायदा किसी काला सा एक जला हुआ हाथ था, उसने पकड़ के इनको अंदर घसीटने की कोशिश की, जिस पे उन चिल्लाने लगी और पीछे पूरा घर आ गया, वालदा वगैरह सब आ गई। उन्होंने इनको संभाला और बकौल इनके कि उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा कि वो एकदम से शॉक हुई और लेकिन इनको जल्दी से वहाँ से निकाला और ऐसे बिहेव किया कि ऐसी कोई वहाँ चीज़ नहीं थी। नाना जब घर आए तो वो अपने भाई वगैरह को साथ लेके आए थे और उन्होंने जाके उस कमरे को अच्छी तरीके से देखा, ढूंढा भाला, सब कुछ किया। अंदर अंदर ऑल्दो पानी का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक दीवार थी जो गीली थी और अजीब कर उस पर रंग चढ़ा हुआ था, हरे रंग का, जैसे कोई चीज़ हो, और उसी में से कोई शदीद बू सी आने लगी। अब ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद नाना ने और उनके भाइयों ने फैसला किया कि बस इस घर को फ़ौरन छोड़ना है और इन लोगों ने वो घर फ़ौरन ही चंद दिन के अंदर छोड़ दिया। तो थैंक यू मुशर्रफ साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और समझ लें आप सस्ते में छूट गए। अगली कहानी जो है हमारी एक फ्रीक्वेंट लिखने वाले की है, यावर खान साहब की। ये बताते हैं कि ये कहानी इनकी बेसिकली एक माली बाबा टाइप के इनके थे जो घर पे काम किया करते थे। वो अपने जवानी की बात बता रहे हैं, जो कि शायद कोई 50-60 साल पुरानी ही कोई बात है। तो ये बोलते हैं कि ये
काम जब जमाने के दिनों में ये काम किया करते थे, सामान वगैरह, सब्जी और इस तरह की चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह बड़े बड़े लोगों के यहाँ हवेलियों वगैरह में जाके सप्लाई करने की। ये लाहौर की तरफ की बात है। कहते हैं जनाब उस रात मगरिब से पहले के बाद ये घर जाना चाहते थे, क्योंकि इनको अपनी घरवाली को लेके कहीं दूसरे गांव जाना था किसी काम से। तो ये जल्दी जल्दी चीज़ें अपन जिन लोगों की थी उनके यहाँ उतार रहे थे। अब ये कहते हैं जनाब कि ये कोई शदीद तेज़ बारिश का सीज़न चल रहा था और वो बारिश फिर शुरू हो गई। ये फंस गए एक जगह और इंतज़ार करना पड़ा इनको सामान लेके कि बारिश थोड़ी कम हो, हल्की हो, क्योंकि इतनी तेज़ थी कि इनको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। तो ये इंतज़ार में रुक गए और ऐसे ही बारिश बढ़ती रही और काफ़ी देर के बाद जब हल्की हुई तो ये अपने दो हेल्पर या मददगारों के साथ, लड़कों के साथ निकल पड़े। एक आध जगह और उन्होंने डिलीवरी की। उसके बाद जहाँ सबसे बड़ा ऑर्डर इनका जो था वो वहाँ एक पुरानी सी हवेली थी, जो बकौल इनके उस बारिश के पानी पड़ने की वजह से जो उसका रंग था, जो कि धुंधला हो गया था मट्टी वगैरह की वजह से, वो फिर लाल हो के एक अलग तरीके से निखर के बाहर आई हुई थी। और ये अपना टांगा लेके जब वहाँ पहुँचे, दाखिल हुए, तो पूरी हवेली में एक जैस्मिन की, क्या कहते हैं, खुशबू आ रही थी और पूरा बड़ा एक अजीब माहौल था, बड़ा खुशगवार सा एक माहौल था। वे कहते हैं ये टांगा लेके सामान उतारने लगे तो फिर एक धुआंधार किस्म की बारिश शुरू हुई और ऐसा सिलसिला हुआ कि ये फंस गए। अब जो हाल ये हुआ कि अब ये सहन में ही एक जगह थी जहाँ छत थी, वहाँ बैठे हुए थे और सर्दी भी बढ़ना शुरू हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ख़तरनाक तरीके से बहुत तेज़ थी। ये बहुत परेशान थे क्योंकि इनको घर जाना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि कहीं निकलने का सिलसिला ही नहीं बन रहा था। अब इसी दौरानिए में और इनके साथ एक लड़का था, वो भाग के गया और सामने मतलब चमेली लगी हुई थी और उसका एक फूल तोड़ के ले आया। अब ये कहते हैं जनाब वो क्यों लाया, जो भी उसकी वजह, लेकिन इन्होंने उसको डांटना शुरू किया कि रात में इस तरह जाके फूल तोड़ते नहीं हैं और पौधों को छेड़ते नहीं हैं और ये सारी बातें होती हैं। बहरहाल वो लड़का वो फूल तोड़ के जब वह आया तो इन्होंने डांटना शुरू किया कि रात के टाइम पे इस तरह फूल वगैरह नहीं तोड़ते और जनरली पौधों को नहीं छेड़ते और ये गलत बात है। ये सब बात होती रही और उधर ही बैठे बैठे थोड़ा और वक्त गुजर गया और काफ़ी मतलब आधी रात का वक्त या इस तरह देर हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तेज़ पे तेज़ पड़ रही थी। इतनी देर में एक लड़की छोटी सी आई और उसने इन लोगों को मुखातिब करके बोला कि बहुत रात हो गई है, आप ऊपर जाके जीना चढ़ें और कमरे में जाके बैठ जाएं, यहाँ सर्दी बढ़ रही है और क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ बैठेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे इतनी मतलब बारिश में और ठंडी हवा में। तो ये उनको लेके जब उसने इशारा करके लेके गई तो एक आगे से जाके एक जगह थी, वहाँ पे जाके एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी, लकड़ी की बनी हुई, और इशारा करके इनको ऊपर भेज दिया कि यहाँ से आप ऊपर चले जाएं और ऊपर एक कमरा होगा। और साथ साथ मतलब वो आगे आगे ये पीछे पीछे ऊपर तक लेके आई। उसने इनको कमरे का दरवाज़ा दिखाया कि यहाँ चली जाएं और यहाँ आप बैठ जाएं, और उसी के बराबर में एक और कमरे में चली गई। अब ये कहते हैं कि वहाँ बैठे, वहाँ तो हल्की सी एक वहाँ रोशनी आ रही थी, कोई लाइट जल रही थी या कुछ सिलसिला था, कोई बिजली थी। तो वहाँ बराबर में जो खिड़की दरवाज़ा कमरा था उसको और इन दोनों कमरों के बीच में खिड़की थी, जिससे नज़र आ रहा था कि बराबर में कोई है, कोई काम कर रहा है। तो जब इन्होंने गौर से देखा तो कोई बड़ी भी थी जो कोई बड़े से कोई पतीले में या किसी चीज़ में कुछ कढ़ाई में कुछ बना रही थी, जैसे कोई खाना बना रही हूँ, लेकिन बड़े खामोशी से ये काम हो रहा था। इन लोगों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन वहाँ बैठ गए और बैठे बैठे ही मतलब एकदम से फिर बिजली बिजली कड़की, कुछ हुआ सिलसिला कि पूरे घर में, पूरे हवेली में अंधेरा हो गया। जो थोड़ी बहुत बिजली उस जगह आ रही थी वो ख़त्म हो गई। अब ये कहते हैं जनाब
कि इस हालत में एक अजीब वहशत भी होने लगी, और बराबर में जो लग रहा था कि कोई अंदर कुछ बना रहा है वो भी कुछ नज़र नहीं आ रहे थे, और अलग ही माहौल एक चल रहा था। अब इसी अंधेरे के अंदर ये बैठे हुए थे, तो पहले तो इनको अजीब लगा कि एक आवाज़ नहीं, जबकि बराबर में खिड़की बीच में ही है, बराबर में कोई औरत कुछ बना रही है, और वहाँ कोई छोटी बच्ची भी उन्हें जाती हुई देखी, लेकिन वहाँ सब कुछ होने के बावजूद एक आवाज़ नहीं, और अंधेरे में ये बैठे हुए हैं। तो इन्होंने नोटिस किया कि जो जब कमरे में ये आए थे तो वो खिड़की से नज़र आई, जब उठ के बैठे, क्योंकि लेट गए थे ये सारे, उठ के बैठ के जब देखा अंदर झांका खिड़की से तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसी दौरान ये में इनको एहसास हुआ कि इनके साथ एक लड़का और था, यानी दो लड़के लेके आए थे, और एक लड़का जिसने फूल तोड़ा था वो कहीं महसूस नहीं हो रहा उस कमरे में, वो कहाँ गया। थोड़ी बहुत उसको आवाज़ें दी, सब कुछ किया, उस सन्नाटे में सिर्फ थोड़ी बहुत उसकी पुकारने की इनकी आवाज़ आ रही थी, और कोई नहीं थी। इसके अलावा सिर्फ बारिश की आवाज़ थी कि थोड़ी देर के बाद एक फिर बिजली वापस आई या कुछ हुआ, तो इनको एहसास हो कि कमरे में सिर्फ दो ही लोग हैं, ये और इनके दूसरे हेल्पर। वो लड़का गायब था। अब बारिश थोड़ी सी इनको महसूस हुआ कि हल्की हो रही है, कि बिजली भी थोड़ी वापस आई है, तो ये उस लड़के के पीछे नीचे उतरे। ऊपर आवाज़ें देने के बाद तो देखा कि वो सहन में बेहोश पड़ा हुआ है। उसको जब हिलाने की कोशिश की, झंझोड़ा, तो वो उठ के ही ना दे, तो इन लोगों ने उसको टांगे पे डाला और वहाँ से निकलने का फैसला किया कि भाई बारिश कम हो गई है, इस लड़के को पता नहीं क्या हुआ है, हम यहाँ से निकलते हैं। जब निकला है वो, और रास्ते में उसको उठाने की कोशिश की, जब वो उठा तो उससे पूछा कि भाई तुम नीचे कैसे आए और क्या हुआ। तो उसने कहा कि उस छोटी लड़की ने उसको अंधेरे के अंदर ही इशारा किया, मतलब खींच बाहर की तरफ आने के लिए खींचा, दरवाजे के करीब था, तो ये उसके पीछे पीछे उतर गया नीचे। और जब नीचे उतर के उसने पलट के इसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें सांप जैसी थी, जिसकी वजह से ये डर के बेहोश हुए थे। अब ये सारा मामला ख़त्म हो गया, ये अपने घर को चले गए, और इस बात को कुछ दिन गुजर गए। ये सब होने के बाद इनको एहसास हुआ कि सामान की फिर रिक्वेस्ट आई है हवेली पे उतारने के लिए, तो मैं जाके मुलाजिमों से पूछूं तो सही है क्या ड्रामा है। अब जब ये गए सामान लेके दिन में, और वहाँ पहुँचे और ये सारी स्टोरी पूछी, तो लोगों ने बोला कहाँ रुके थे, तो उन्होंने जगह बताई कि ऐसे जाएंगे, तो एक लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जा रही है, वहाँ से आप जाएंगे तो दो कमरे हैं। पुराने मुलाजिम ने कहा जी बिल्कुल कमरे हैं, और ऐसे खिड़की भी है, लेकिन आप ऊपर कैसे चले गए। जिस पे बड़ी हैरत हुई। इन्होंने फिर बोला कि मैं सीढ़ी चढ़ के गया, तो वो जब लेके गए तो लकड़ी की सीढ़ी जो थी वो पूरी दीमक ख़त्म कर चुकी थी, और बस वो जगह उसकी बाकी थी, उस पर आप पैर नहीं रख सकते वरना टूट जाएगी। तो उस पर वो हैरत उनको बड़ी हुई कि ये तुम लोग ऊपर की कैसे बातें कर कैसे रहो। बहरहाल इस सब चीज़ को आए बाएँ शाएँ करके ये वापस टांगे पे बैठे और चलने लगे, तो उन्होंने देखा कि अब टांगे में चमेली के फूल पड़े हुए। ये डर के मारे वहाँ से वापस सीधा मौलवी के पास चले गए और पूरा ये माजरा बयान किया। तो उसने इनको कहा कि शायद तुमने किसी को तंग किया है और उसकी वजह से अब वो तुम्हें तंग कर रहा है। उन्होंने कुछ पढ़ने को इनको कहा और कुछ इस तरह के अमलात किए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको अपने टांगे पे फूल, वो भी चमेली के नज़र आना बंद हो गए और इन्होंने वो हवेली का काम छोड़ दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। ये स्टोरी जो आ रही है ये मोहिब साहब की आ रही है, और जानने वाले हैं ये एक तरीके से मेरे, और इनके परदादा की स्टोरी है बेसिकली, जो इनके पूरे ख़ानदान में बहुत मशहूर है। ये लोग खैर बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन खैर पार्टीशन से पहले इनके जो परदादा थे वो बेसिकली आर्म फोर्सेस कह लें या पुलिस कह लें या इस तरह की सिविल उसमें थे, और एक तरीके से जेलर या क्या बोलते हो थानेदार उस तरह के थे, जो जेल के वार्डन कह लें, जेल के वार्डन थे और इस तरह के छोटे मोटे काम करते थे। और जंग आज़ादी जो कहलाती है 1857 की, उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो इसी लाइन ऑफ वर्क में ही थे, और उन्होंने उनकी एक ड्यूटी लगी थी, एक क्योंकि कुछ कैदी ला के रखे गए थे,
तो कुछ स्पेशल बकौल उनके प्रिजन्स थे, कुछ कैद खाने थे जहाँ कुछ लोगों को छुपा के रखा हुआ था और बताया नहीं जा रहा था कि ये यहाँ है। तो ख़ास लोग जो एतबार में थे उन्हीं को रखा हुआ था। बहरहाल एक अलग कहानी। तो उस वक्त क्या सिलसिला ये था कि ये एक ऐसी पोस्ट पे थे, मतलब कि खाना वगैरह देना और राउंड लगाना इनका काम था। तो एक ब्लॉक ऐसा था जहाँ पे 10 सेल थे, कमरे थे जहाँ पे लोगों को बंद किया हुआ था और सबको अलग रखा हुआ था, क्योंकि कोई वजह थी, कोई मतलब ऐसे लोग थे जिनको बंद करके रखना था अलग। अब ये कहते हैं कि जनाब जब इनका उस ब्लॉक पे ड्यूटी लगी और इनका काम था कि सुबह के टाइम और एक रात के टाइम पे खाना बंटता था इन लोगों को, तो वहाँ पे ये मतलब ओवरसी करते थे, ये कभी कभी खुद भी बांटते थे, तो ये जाया करते थे। अब उसमें सिलसिला ये था कि भाई वो मुसलमान को खाना देता था तो वो खा लेते थे, वरना कैदी जो थे वो किसी और के हाथ का खाते नहीं थे। तो ये इनके लिए ख़ास एक ड्यूटी ये लग गई थी कि ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम एरिया, तो आपको जाना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं जनाब कि इनके परदादा जो थे वो एक दिन उन्होंने बांटा, तो उनको खाना जो था वो इस हिसाब से था कि 9 लोगों के लिए पूरा पड़ता, जबकि 10 लोग उधर थे लाइन से। अब जो पहले दिन जो आदमी बांट रहा था, जिनके साथ ही थे, उसने लाइन से बांटे और आखिरी जो बिल्कुल एक जेल सेल था जो बिल्कुल एंड में जाके एक दीवार के साथ, मतलब कॉरिडोर सा एंड हो रहा था, वहाँ था। उधर वो उधर से वापस पलट जाए जैसे वहाँ कोई है ही नहीं, जबकि वो अंदर एक आदमी विजिबली इनको नजर आता था बैठा हुआ। ये चुपचाप पलट जाते थे कि काफ़ी ज़्यादा इन पे प्रेशर था और कि किसी किस्म की कोई मतलब एंटी ब्रिटिश या अंग्रेज़ के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो फ़ौरन पनिशमेंट का सिलसिला था। तो इन्होंने कभी कोई सोचा ही नहीं इस बारे में। बस पहले तो एक दो दिन चला मामला, फिर ये इनके हाथ में आ गया लोगों को बांटना, तो वहाँ तक जब पहुँचते तो ये थोड़ा सा उसके लिए कुछ बचा लेते कि भाई दे दें उसको, लेकिन वो आदमी कभी रिस्पॉन्ड ही ना करे इनको। ये कोशिश ये करते थे कि रात के टाइम, क्योंकि थोड़ी सख्ती कम होती थी रात में इनके ऊपर, तो वो जाके आखिरी वाले के पास कुछ पानी का गिलास या कुछ रख के चले आते थे कि भाई कुछ तो ले ले। एक दो दिन और गुजरे तो उस आदमी ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। पहले वो सर लटकाए बैठा रहता था, अब वो इनकी तरफ देखता था और एक अजीब तरीके से मतलब देखता था, और इनको भी बड़ी अजीब लगता था। लेकिन वो यही सोचते थे एक आदमी जिसकी आज़ादी छीन ली गई हो ना, तो वो ऐसा ही होता है। अब वो रोज़ रात को इनको उसको ला के चीज़ें देते थे, क्योंकि पूछ गछ भी होती थी कि क्या किया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो बड़ी एक अजीब सा इनके ऊपर एक परेशानी भी थी, अपने आप को बचाना भी था। तो अब ये कहते हैं जनाब कि 2 4 5 दिन जब गुजरे और हफ्ते के आखिर तक पहुंचने लगे, तो उस आदमी को ये पूछते थे हल्की आवाज़ में सब ठीक है, तो वो आगे से एक आध दफ़ा उसने इनको बोला भी कि सब खैरियत है। ये चीज़ें देते रहते थे और सुबह आके जो प्लेट होती थी या कुछ भी चीज़ में ये देते थे वो चुपके से निकाल के दूसरों के बर्तन में डाल के ले जाते थे। अब ये सिलसिला चलते चलते एक दिन ये अफसर इनके मौजूद थे, इन्हें हिम्मत करके पूछ लिया, क्योंकि हफ्ता 5 10 दिन बहुत लंबा टाइम होता है किसी को थोड़ा थोड़ा कुछ लुकमे दादा के दे के गुजारा करवाने के लिए। तो इन्हीं ने पूछ लिया कि आखिरी वाले को आपने क्या सज़ा दी हुई है, आप इसको भूखा मारना चाहते हैं, प्यासा मारना चाहते हैं, आखिर क्या मसला, मतलब क्या करना चाहते हैं। और एक उस तरीके से बात की कि अगर इसको वैसे ही मारना चाहते हैं बस आप क्यों इसको तड़पा रहे हैं, बस लटका के ख़त्म करें। तो उस अंग्रेज़ ने या उस ऑफिसर ने, जो भी वो था, उसने इनसे बड़े अजीब तरीके से बात की कि तुम के पागल वागल हो गए हो गया, मतलब कुछ दिमाग ख़राब है, कुछ खलल है, क्या है मतलब। तो उन्होंने जब फिर इसरार किया कि वो आखिरी वाले को मैं देखता हूँ आप लोग उसके लिए खाना तक नहीं भिजवाते या पानी का नहीं ख्याल करते, तो इन्होंने कहा कि वहाँ कोई नहीं है और इनको एक और बंदे के साथ भेज दिया कि जाके खुद देख लो जाके। अब दिन के टाइम पे जब ये उस आदमी के साथ गए तो वहाँ जो गया तो वहाँ कोई भी नहीं था, और जेल जो सेल जो था वो बंद था, और उसमें अंदर मट्टी भी ऐसी थी जैसे कभी यहाँ कोई था ही नहीं।
अब ये परेशान कि ये क्या है सिलसिला था। रात के टाइम ये अपनी ड्यूटी पे वापस गए, क्योंकि वो तो करनी थी, उसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं था। तो सबको बारी बारी देते हुए जब गए तो आखिरी सेल पे जब पहुंचे तो वहां पे वो फिर आदमी मौजूद था जो उनको अब देख रहा था, लेकिन मुस्कुरा के देख रहा था। ये पलटे तो उसने इनसे वही, जिस तरह ये बोलते थे कि सब ठीक है, तो ये आगे से कहता था खैरियत है, तो उसने इसी तरह बोला खैरियत है। तो ये आगे जाने लगे तो निकल गए। बराबर वाला जो नेक्स्ट सेल इनके था, उससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें कभी आवाज़ नहीं आई, मतलब एक यहाँ पे आदमी था बराबर में और अभी मौजूद है। तो अब जब ये पूरा फैसला हो जाता है और दिन में इनको विजिट भी करा दिया जाता है और खाली जेल सेल देख के अब ये परेशान होते हैं, तो रात में जब ये जाते हैं और खाना बांटने, तो सिमिलरली वो करते करते आखिरी जेल सेल तक जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो कोई नहीं होता। अब ये बड़े परेशान होते हैं और ये 9वें नंबर का कैदी समझ लें, जो उसके बिल्कुल बराबर था 10वें के, उससे पूछते हैं कि यहाँ मैं आता था और मैं पूछता था और सब कुछ करता था, इतने दिन से 2 4 5 दिन से मैं आ रहा हूँ, तो तुम्हें आवाज़ नहीं आती थी या कुछ, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता था तुम्हारे बराबर में कोई है? तो वो कैदी बड़ा अजीब तरीके से इनको देख के बोलता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ तो कभी ना किसी सांस की ना किसी की डकार की आवाज़ आई, और आप आते हैं तो आप खुद ही कुछ बोल के चले आते हैं। हमने किसी का कोई ना आवाज़ सुनी और ना कभी कुछ देखा। अब जो ये रात गुजार के जाते हैं तो ये बड़े परेशान होते हैं, जो मैं सब देख रहा था ये मतलब क्या था, मैं क्या पागल हो गया हूँ या दिमाग मेरा खिसक गया है, ये सब सोच में पड़ जाते हैं और एक जहनी दबाव में मुब्तला हो जाते हैं। अब वो दिन की ड्यूटी जब दे रहे होते हैं तो इनको एहसास होता है, जब अंदर उस खाली जेल सेल में नज़र मारते हैं तो उस मट्टी वगैरह के दरमियान बिल्कुल कोने में दीवार से लग के कुछ खाने के लुकमे पड़े होते हैं, जो इन्हें वक्तन फ़वक्तन कभी दिए होंगे। तो ऐसे लुकमे पड़े होते थे जैसे कोई आधे खाए हुए या कुछ खाए हुए कोने में पड़े हुए और सड़ रहे थे, जैसे फफूंद उन पे लग रही थी। ये देख के इनको और परेशानी होना शुरू हुई कि मैंने ये, अगर मेरा जहन का वहम था तो मैंने ये शुरू में रखे थे, ये अंदर कोने तक कैसे पहुंचे। अब ये जनाब और परेशानी होने के बाद ये रात को जब अपनी ड्यूटी करने जाते हैं और लोगों की पहरा दे रहे हैं और खाना दे रहे हैं, तो ये नज़र इनकी पड़ती है तो उस आखिरी सेल में फिर एक आदमी बैठा हुआ होता है और वही आदमी इनको बैठ के मुस्कुरा के अजीब नज़र से देख रहा होता है। ये फैसला करते हैं कि मुझसे अब ना होगा और ये सब अगले दिन रैप अप करते हैं और वहाँ बताते हैं कि मैं जहनी दबाव का शिकार हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। अब वो पुराने दौर की बात है, बहरहाल किसी तरीके से जहनी दबाव और सब कुछ का बहाना कर करके ये आखिरकार नौकरी छोड़ देते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। ये अपने जब गांव पहुंचते हैं तो एक सुकून का सांस लेते हैं कि मैं उस अजीब माहौल से बाहर आ गया हूँ, और वक्त गुजारना शुरू करते हैं। एक दिन तो उनका वैसे ही गुजरता है। अगली रात ये अपनी घरवाली के साथ होते हैं और बैठे होते हैं और गुजारा कर रहे होते हैं, तो बाहर घर के एतराफ़ में इनको आहट आने लगती है, जैसे कि कोई आया है और रात को अंधेरे के अंदर बाहर है। जाहिर सी बात है, एक तरीके के ये एक पुलिस वाले फौजी टाइप रह चुके होते हैं, तो ये उसको बोलते हैं मैं देख के आता हूँ आखिर बाहर क्या आहट है। ये जब बाहर निकलते हैं तो इन्हें कोई शख्स नज़र आता है कि थोड़े से घर से फासले पे खड़ा हुआ है, और जब उसके करीब जाते हैं और लालटेन की रोशनी से जब उसका चेहरा देखते हैं तो वो वही आदमी होता है जो कि जेल में इनको अक्सर नज़र आता था। वो इनको कहता है कि इस दफ़ा तुम मुझसे खैरियत मालूम नहीं करोगे, जिस पे ये घबरा के वापस अपने घर में घुस जाते हैं। इनकी अजीब हालत देख के इनकी जो बीवी होती है वो कुछ तिलावत शुरू कर देती हैं कि इनको ऊपर सब्र आए और कुछ आए। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और ये अजीब घबराहट का शिकार रातों को ये कह रहे हैं, इनको आहट की आवाज़ आई, बेगम परेशान कि मुझे तो कोई आवाज़ ना आए। फिर उन्होंने अपने वालिद को यानी इनके ससुर को बुलाया और उन्होंने इन पे दम करना शुरू किया।
दम करना शुरू किया। दम करने के बाद इनको थोड़ा इत्मीनान होने लगा। फिर उन्होंने समझाया कि कभी कभार पुरानी जगहों में इस तरह की मखलूक रहती है और आप वहाँ जाते हैं और कुछ काम करने लग जाते हैं, कुछ होता है, तो इनमें से कुछ आपके पीछे भी पड़ जाते हैं, बशर्त ये हो कि आपने उनको तंग किया हो या किसी तरीके से पूछा हो या कुछ किया हो। तो ये मोहिब साहब के ख़ानदान की एक स्टोरी है जो कि उनके यहाँ बकौल उनके दादा परदादा सब ज़माने से चलती आ रही है, इन्होंने भी सुनी। और थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस और थैंक्स अगेन। ये था एपिसोड 142 और इसी तरीके से हम अगली कुछ दिन बाद आपसे मुलाकात करेंगे। स्टोरियाँ भेजते रहिए और कोशिश करिए कि थोड़ी रिसर्च करके भेजें। एनी हाउ, दिस वॉज एपिसोड 142। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।